हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला कि मेंस की स्ट्रैटेजीज बता दो कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो, एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस जो है मेन हमारे पेपर हैं, यही सबसे तगड़े पेपर हैं इस ईयर के, और लास्ट भी यही हैं। ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क भी है बट वो हमारा आएगा शायद 22 जनवरी उसकी डेट आ रही है आई थिंक। तो वो अभी बहुत पीछे है। सबसे पहले यही तगड़े पेपर, अगर हम इसकी तैयारी कर लेंगे तो आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी तो हमारी हो ही जाएगी। टफ क्वेश्चंस को हम हैंडल करना सीख जाएंगे। हमारा जीए कवर हो चुका होगा, हमारी इंग्लिश कवर हो चुकी होगी, हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो चुकी होगी। तो हमने इनकी प्रिपरेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छे से करनी है। देन ये जो डेट्स हैं, अभी मुझे यही डेट्स पता है। तो आप भी, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो देख लेना, वैसे तो सबको पता चल गया है। अभी तो आईबीपीएस पीओ का जो 11 दिसंबर का है लोगों का, तो आपने तो मॉक टेस्ट देना है। देखो, आप जितने लगा सकते हो लगा दो, क्योंकि फिर 10th को मॉक मत देना, फ्री रहना, फ्री माइंड से। और बाकी अभी क्लर्क वाला भी है पेपर, आईबीपीएस क्लर्क वाला, तो इसमें भी यही करना है आपने। मेरा 18th को है, 19th को काफ़ी सारे लोगों का है। तो मेरा अभी इसका कुछ पक्का नहीं है, क्या पता मेरी डीवी डेट्स आ जाएँ तो मुझे जाना पड़े तो मैं इसे दे भी ना पाऊँ, तो इसका मुझे क्लियर नहीं है। तो मैं इसका 1 मॉक पर डे मैं दूंगी। ठीक है, 1 मॉक अ डे। तो ये अभी मैं करने वाली हूँ, ये मैंने आपको बता दिया। देन आ जाते हैं एसबीआई पीओ मेंस, जो कि 2 जन डेट आई है, और आईबीपीएस पीओ मेंस 16 जन डेट मतलब घूम रही है कि इन्हीं डेट्स पे ये पेपर होगा। और बाकी अब चलते हैं इनकी स्ट्रैटेजीज़ पे कि हमने कैसे टैकल करना है ये। तो सबसे पहले हमारा आता है 2 जैन को, अगर हम मान के चलते हैं पेपर हमारा 2 को है, तो मान लो 20 to 25 डेज जो है हमारे पास अप्रॉक्स बच रहे हैं इसके लिए। तो अभी हम सेक्शन वाइज चलते हैं कि हमने क्या करना है। तो सबसे पहला सेक्शन है हमारा रीजनिंग का, जिसमें एसबीआई पीओ में और इवन आईबीपीएस पीओ में भी 60 मिनट्स मिलते हैं, और उसमें हमें एसबीआई में 45 क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट्स में करने होते हैं। तो रीजनिंग का आपको पता ही है कि बन गया पजल तो बन जाता है, और नहीं तो आपका पूरा टाइम वेस्ट कर देता है। तो रीजनिंग में हमको सबसे पहले मिसलेनियस उठाने हैं, खासकर मेंस में। मिसलेनियस से एटलीस्ट आपके कुछ क्वेश्चन तो श्योर हो जाएंगे, बाद में पजल्स उठाओ, और प्रैक्टिस आपको पजल्स की ही करनी है। और ताकि आपकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज़ हो, और मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आपको करते हुए जाना। और मिसलेनियस भी इसमें जो है कोडेड फॉर्म में आते हैं, तो कोडेड वाले आपको करना है। डायरेक्शन, डिस्टेंस और ब्लड रिलेशन वाले जो आते हैं, ये सब आपको कोडेड फॉर्म में मिलेगा। इवन कोडेड इनइक्वालिटी मिलती है, बहुत टिपिकली कोडेड होती है। आपने एसबीआई क्लर्क मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा, उसमें भी कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया हुआ था। तो इस तरीके के होते हैं, आपका टाइम जो खींचते हैं। और उसके बाद आता है पजल्स। तो पजल्स में ऑब्वियसली मेंस है तो आप सारे क्वेश्चन से बना नहीं पाओगे, क्योंकि हम प्री में 35 आउट ऑफ 35 इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं, तो हमको मेंस में लगता है हमसे क्वेश्चन बन नहीं रहे, बट वो भाई होते ही टफ है, आप पूरे नहीं बना पाओगे। इवन आप अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ देखोगे और लोगों के अटेम्प्ट सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। तो इससे कंपेयर मत करना कि हमने पूरे के पूरे करने हैं, नहीं, बट आपने जितने करने हैं उतने सही करने होना चाहिए। सोर्स ऑफ प्रिपरेशन सब पूछते हैं। सबसे पहले होता है आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट जो भी है आपके पास, आप उसको यूज़ करो। प्रीवियस ईयर के पेपर जो आपके होते हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर को आप एक बार देखो। जो मेमोरी बेस्ड होते हैं उनको देखो कि उसमें क्या दिया हुआ है। यूट्यूब पे काफ़ी सारे एजुकेटर्स की वीडियोस हैं लास्ट ईयर पेपर के, एटलीस्ट 2 ईयर्स के तो आप देख ही लो। तो आपको एक मिल जाएगा, ग्लिम्स मिल जाएगा कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, क्या लेवल होता है ऐसा। एंड इसके अलावा आप सेक्शनल्स दे सकते हो। और इसमें भी, सेक्शनल्स में भी ना, आपको पूरा पूरा मत करो आप, क्योंकि आप ऑलरेडी मॉक दोगे, आपके पास मटेरियल बहुत सारा है। आप अलग पीडीएफ वगैरह देखो मत कि हमने ये भी करना है वो भी करना है, नहीं। सेक्शनल्स में जाओ और इसकी पजल्स उठाओ। रोज़ 1 या 2 आप इसमें पजल्स लगा लो। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का हो गया। रीजनिंग में हमने यही चीज़ें करनी है। हाँ, एक और आता है इसमें, जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला जो सेक्शन आता है, वो भी काफ़ी सारे, आई थिंक 6 to 7 क्वेश्चन आपके उसमें से आ जाते हैं। तो उसको आपने प्लेलिस्ट, एक है इन्फिनिटेसिमल, ठीक है, इसमें भी आपको मिल जाएंगे। और एक आती है मेरिट शाइन, ठीक है, इनकी वीडियोस हैं इसमें। तो स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारा मटेरियल उन्होंने करके रखा है, आप उसको एक बार देख लो। एंड देन प्रैक्टिस, the more you practice, you will get to know that how to tackle these kind of questions, even how to tackle the time pressure on that thing। क्यों, तो मॉक को आपने टाइम लगा के देना है, आपने सबमिट मत करो। सबमिट करने से क्या होता है, हमने सबमिट कर दिया होता है और हम फिर बिना टाइम बाउंडेशन के सॉल्व करते हैं, तो यार आधे घंटे में एक पजल तो सॉल्व हो ही जाएगी। तो ये वाली चीज़ हमने नहीं करनी है। ऑब्वियसली आप दिमाग लगाओगे तो वो तो सॉल्व होगा ही क्वेश्चन, बट मेन चीज़ है कि आपको जो 60 मिनट्स मिला उसमें आप कितना गेन कर पा रहे हो, और उसके बाद आप एनालिसिस करो। अच्छा, तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होता है वो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा
एनालिसिस या डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, जो आपको बोलना है। तो अल्टीमेटली इसमें हमने DI सॉल्व करनी होती हैं, और मिसलेनियस के क्वेश्चन ये होते हैं, बट वो इतने तगड़े होते हैं कि मतलब ऑब्वियसली मेंस है यार, ऊपर से SBI PO। लास्ट ईयर के बच्चों के अटेम्प्ट दिखना, मैथ्स में हार्डली उन्होंने 10 to 12 क्वेश्चन किए होंगे, जबकि हमको 60 मार्क्स मिलते हैं। इसमें 45 मिनट्स में हमें करना होता है और 35 क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें भी अगेन आपको DI पे ही ज़्यादा फोकस रखना है अपना। एंड DS के क्वेश्चंस आते हैं, बट उसमें हमारी एक्यूरेसी नहीं बन पाती है, मतलब मेरी तो नहीं बन पाती। अगर आपकी बन रही है तो गो फॉर DS क्वेश्चंस, बट मेनली फोकस ऑन DIs, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 DIs तो आप दिन में कर ही लो। अगेन दी सोर्स इज़ मॉक टेस्ट, एंड मॉक के अलावा अगेन सेक्शनल्स कर सकते हो, ठीक है। और एजुकेटर जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, किसी भी एजुकेटर को, तो आप उनकी मेंस वाले जो सेशंस होंगे, पुराने भी होंगे चलेगा, आपको मेन चीज़ होता है कि उसमें जो वो बता रहे हैं वो अप्रोच को आपको हैंडल करना है, ठीक है। और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरी मैथ्स थोड़ी इतनी अच्छी है नहीं, आपने खुद ने देखा होगा मेरे इतने अच्छे स्कोर आते नहीं हैं। और अगर स्कोर मुझे लाने होते हैं तो मुझे टाइम ज़्यादा देना होता है, मतलब मैथ्स में मेरे साथ ये चीज़ हो जाती है। तो मैं इसीलिए इसमें बहुत ही मिनिमल करती हूँ, बट जितना करती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 100% एक्यूरेसी रखूँ, एक भी तुक्का ना लगाऊँ ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में। तो यही चीज़ आपने करनी है। और अगर आपकी मैथ्स तगड़ी है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपने बस प्रैक्टिस करनी है और नंबर निकालने हैं अपने। एंड नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का। तो देखो इसमें आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड बनानी है, ना कि ग्रामर रूल्स को एकदम रट के मतलब करना। रट्टाफिकेशन बिल्कुल काम नहीं आएगा। एट द एंड ऑफ द डे जब आप एग्जाम में बैठोगे, आपको क्वेश्चंस में रीडिंग ही काम आने वाली है। मेन जो चीज़ है वो आपकी आएगी रीडिंग, तो आपने रीडिंग को रेगुलर रखना है। एंड इसके अलावा जो मॉक टेस्ट होते हैं, अगेन सबमिट मत करना, प्लीज़ उसको अटेम्प्ट करना। 40 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा। 40 मिनट्स तो उसमें पता चलेगा आपको आपके 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, इसको इम्प्रूव करो, ठीक है। और बेसिक ग्रामर पढ़ लो, बट ये नहीं कि सिर्फ ग्रामर के दम पे आप कर लोगे, नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा RCs आती हैं मेंस में, और वो भी बहुत लंबी लंबी आती हैं। और उनका जो वोकैबलरी वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो भी आप सेंटेंस जब पढ़ोगे तो आपको एक सेंस समझ में आएगा कि वो वर्ड क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप एटलीस्ट एलिमिनेशन मेथड से आप उसको कर सकोगे, ठीक है। तो आपने मेन वही मॉक टेस्ट एंड रीडिंग करना है। और बेसिक ग्रामर आपने ऑलरेडी यार प्री निकाला है या प्री आप देकर आए हो, तो आपने ये ऑलरेडी कर रखा होगा, तो इसके लिए मैं नहीं रिकमेंड करूँगी आप दोबारा बार बार ग्रामर ही पढ़ो। बट हाँ, रीडिंग करो, मॉक टेस्ट लगाओ, क्विजेज लगाओ, आपको जहाँ से लगाना है। अगर आपका ये सेक्शन वीक है और रीडिंग कर लोगे तो आई डोंट थिंक कि आपको मतलब ये सेक्शन वीक लगेगा। लैंग्वेज जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपकी कमांड बनती जाती है लैंग्वेज पे। एंड देन हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन, जो कि है GA। तो इससे तो सभी डरते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं। देखो इसमें 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो जिन्होंने डेली कवर किया होता है, ठीक है, ये डेली कवर करने वाले लोग होते हैं। और एक होते हैं जो अभी उठाएंगे प्री के बाद, ठीक है, आफ्टर प्री लिख देती हूँ उसको, आफ्टर प्री पढ़ने वाले। तो ये 2 तरीके के लोग होते हैं। अब जिन्होंने डेली किया होता है उनके लिए क्या मेन चीज़ होती है, या तो वो रिविजन करें या तो वो क्विज़ लगाएं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, तो उस हिसाब से। अब जो आफ्टर प्री वाले यानी कि जो इनको अब पढ़ना है, तो वो मंथली वाला पढ़ें मेनली, क्योंकि आपने पूरे मंथ निपटाने हैं, आपने पढ़ा नहीं हुआ है, तो आपको सिर्फ मंथली करना है। इसी की आप क्विज़ लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आपने क्विज़ से आपको याद हो जाता है, तो आपने ये करना है। आप वीडियोज़ रिफ़र कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो से क्या होता है हम देखते हैं तो हमारा पिक्टोरियल मेमोरी भी काम आ जाती है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि आप कोई 5-6 सोर्सेज पे जा रहे हो और सबका पढ़ रहे हो सेम मंथ का। आपने नवंबर फेस क्लाउड से भी पढ़ लिया, आपने नवंबर अड्डा से भी पढ़ लिया, आपने नवंबर फिर ऑलिव बोर्ड की बोल्ट पढ़ ली है, प्रैक्टिस मॉक का बजूका मैगजीन आती है वो कर लिया है। आप सब करके बैठे हो, बट आपने अल्टीमेटली किया है 1 मंथ। 1 मंथ में कितना ही क्वेश्चन पूछेगा वो, हार्डली 5 to 6 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अच्छा हाँ, कितने मंथ्स करने हैं ये अलग डाउट है एक, कि हाउ मैनी मंथ्स, लास्ट 4 मंथ्स इनफ। और इनको ऐसा करो कि इनमें से कोई भी सवाल आया आप छोड़ ना पाओ। हाँ आता है, लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चंस भी आते हैं, बट आप जितना पीछे जाओगे उतने क्वेश्चंस की फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। आपको जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मिलेगी है इन्हीं 4 मंथ से मिलेगी। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं सिर्फ AC से पढ़ती हूँ, ठीक है। और क्योंकि अक्टूबर के बाद मैंने नहीं पढ़ा है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने मैं करने वाली हूँ मंथली PDF जो आती हैं इनसे करने वाली हूँ। और इससे बाद मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इससे पहले वाले जो मंथ हैं यानी कि अगस्त एंड सितंबर, दो मंथ जो हैं नोट्स बनाए हुए हैं वो कर लूँगी, और ज़्यादा होगा तो क्विज़ लगा लूँगी इसका बस। बाकी जो मेन फोकस है आपका ये 4 मंथ होना चाहिए।
डिपेंड करता है कि आप इन में से कौन सी कैटेगरी में हैं। देन ओनली यू डिसाइड कि आपको क्या प्रेफर करना है। डेली किया हुआ है तो आपने सिर्फ रिवीजन करना है, क्विजेस लगाना है। अगर आपने अभी तक कुछ उठाया ही नहीं है तो आप लास्ट के 4 मंथ कर लो एंड क्विजेस लगाओ, वीडियो सोर्स जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वो कर लो, क्योंकि अभी 20-25 दिन है, अपना आउटपुट दे दो 100%। बाकी देखा जाएगा एग्जाम में क्या हो रहा है, ठीक है। एंड इसके बाद आते हैं डिस्क्रिप्टिव में। तो डिस्क्रिप्टिव में SBI PO में शायद 50 मार्क्स का होता है, IBPS PO में 25 मार्क्स का होता है। एंड डिस्क्रिप्टिव में अगेन एक ऐसे आएगा, एक लेटर आएगा, 30 मिनट्स में आपको लिखना होता है। आपने लेटर का फॉर्मेट को बहुत ध्यान में रखना है कि लेटर का फॉर्मेट आप एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना है। अगर आपको नहीं मिल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो मैं एक और वीडियो डाल दूँगी छोटी सी अबाउट द डिस्क्रिप्टिव। एंड इसके बाद जो ऐसे के टॉपिक्स होते हैं ना, ये आपको बहुत ज़्यादा कुरेद के नहीं पढ़ना है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बेसिक टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो मैं रोज़ एडिटोरियल नहीं पढ़ती हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, हॉट टॉपिक्स जिनको बोलते हैं, कि जो बहुत आपको नॉलेज भी मिलती है, थोड़ा सा अवेयर कराती है कि देश दुनिया में क्या चल रहा है इस टाइप से। तो पॉलिटिक्स रिलेटेड या किसी भी एकदम एक्सट्रीमिस्ट टाइप ऑफ अगर एडिटोरियल आ रहा है उसको स्किप करो। अभी मैं बताती हूँ, एक आया था आंगनबाड़ी से रिलेटेड, ठीक है। तो एग्जैक्टली वो व्हाट इज़ दी नीड टू रीओपन दी आंगनवाड़ी, इस तरीके का कुछ चीज़ थी। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था, आपको मिले तो आप पढ़ लेना। एंड अभी रिसेंट में अभी चल रहा है बूस्टर शॉट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो बूस्टर शॉट्स का क्या करना है, क्या गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, इस तरीके के। और एक और कुछ था रैंकिंग से रिलेटेड, एक NIRF की रैंकिंग आई हुई थी, तो उससे रिलेटेड भी कुछ था कि वो किस तरीके की रैंकिंग है, उसका बेस क्या है, साथ थोड़ा नॉलेजेबल था। तो आप ऐसे वाले आर्टिकल्स पढ़ो जिससे आपका नॉलेज भी एक्सपैंड हो, आपको ऊपर से आपको बोर ना मारे कि अरे हम ये क्या कर रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। आपको ये सब चीज़ें पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। और इसके अलावा आपको भी, अगर मैं बोलूँ कि डेली रूटीन आपको चाहिए, तो मैं वो टू डू लिस्ट भी बना दूंगी। और मॉक टेस्ट आपको देना है, मॉक टेस्ट को सबमिट करके मत बैठना, एक आध सबमिट करके दे लो। पुराने मॉक टेस्ट होंगे आपके पास लास्ट ईयर वाले, तो आप वो एक बार कर लो। एंड GA का मैंने बता दिया। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट डाउन बिलो, एंड जितना जल्दी होगा मैं उसको रिजॉल्व करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी कम टाइम है। एंड हाँ, एक और चीज़ थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी अभी रिसेंटली, बट मैंने ये देखा कि आधे लोगों ने उसमें पढ़ा ही नहीं कि मैंने क्या लिखा हुआ है, सिर्फ ऊपर की 2 लाइन पढ़ी हैं और अपने कॉमेंट्स पोस्ट कर दिए हैं। तो प्लीज़ रीड करो कि क्या लिखा हुआ है पूरा, देन ओनली कॉमेंट ना। नहीं तो क्या होगा, मिस इंटरप्रिटेशन हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाती है, कि मैं बोलना कुछ चाह रही हूँ, आप कह कुछ और रहे हैं। तो एक बार वो देख लेना, मैं अभी स्क्रीन पे भी डाल दूँगी वो कि मैंने क्या पोस्ट किया था। एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके प्लीज़ उसको रीड कर लेना। एंड अभी मैंने ये सब बता दिया कि आपको क्या कैसे करना है। मेनली जो आपका फोकस है, आपको यही समझ में आएगा, आपने करना है मॉक टेस्ट को फुल यूज़ करो। आपने पैसे दिए हैं यार मॉक टेस्ट के, यूज़ करो उसको। क्यों फालतू इधर उधर की PDF के चक्करों में पढ़ रहे हो। PDF भी लेना है तो ऐसे सोर्स का लो जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल अच्छी है, वो करो। फ्री में भी मिल जाएगी, पेड लेना है तो पेड भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। बट हाँ, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर एफर्ट्स, कि आप जो पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। आप अपने ऊपर पे डाउट मत रखो, और एट द एंड ऑफ द डे कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि वही काम आने वाला है। कुछ भी काम नहीं आता है, कॉन्फिडेंस काम आता है, और आपकी प्रैक्टिस काम आती है कि आपने उस चीज़ को कैसे पढ़ा हुआ है, ठीक। एंड टेल मी कि अगर आपको टू डू लिस्ट चाहिए डेली वाली तो मैं वो भी डाल दूँगी। एंड इसके अलावा मॉक टेस्ट अब मैं देना शुरू करूँगी। जब भी मैं मॉक टेस्ट दूँगी, अभी SBI PO के मेंस की और IBPS क्लर्क वाला जो प्री का एग्ज़ाम है, मैं उसके मॉक टेस्ट दूँगी, तो मैं उसकी वीडियोस भी आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो आप बताइएगा कि इसमें क्या रह गया है, तो मैं वो आगे से इंक्लूड कर दूँगी उसमें भी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड हैव पॉजिटिव वाइब्स अराउंड यू। नेगेटिविटी को बहुत दूर हटाओ, क्योंकि ये बहुत ही क्रिटिकल डेज हैं हमारे। अगर इसमें भी हम ऐरे गहरे की सुनेंगे तो भाई कुछ नहीं होगा, हमारा ही माइंड डाइवर्ट होगा और हमें ही बुरा लगेगा। तो ये सब चीज़ें मत करो। just give yourself these 20 to 25 days, and after that 20 to 25 years will be yours. That's it from my side. Bye.